हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से ऐसे फीचर है कि जिसके रूट्स ब्रिटिश रूल में आते हैं। ब्रिटिश रूल में ऐसे इवेंट हुए थे, उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पड़ता है, इसीलिए हमें उस इवेंट को समझना जरूरी है। और वही जो इवेंट है वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो उसको शुरू करते हैं। ब्रिटिश इंडिया में 1600 में आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आते हैं। और उस टाइम पे वो सिर्फ एक ट्रेडर थे, यहाँ पे वो ट्रेड करने के लिए आते हैं। और उन्होंने ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट उनसे चार्टर लिए थे। उस चार्टर में उनको इंडिया में ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट मिले थे। इसका मतलब ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी, दूसरे ट्रेडर इंडिया में व्यापार नहीं कर सकते, और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर ही इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। तो ईयर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी, वो सिर्फ एक ट्रेड करते थे। जिस तरह से उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से कुछ ट्रेडिंग चार्टर लिए थे, इस तरह से उन्होंने यहाँ के जो रूलर्स है इंडिया के, उनसे भी इन्होंने कुछ राइट्स ले लिए थे। लेकिन वो धीरे धीरे उस राइट्स का मिसयूज करते थे। तो ये बात इस रूलर को पता चली, तो इन दोनों के बीच में अब टकराव आ गया था। और इसी का नतीजा ये हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी हो गया। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में हुआ था, और इसमें उन्होंने सिराज उद्दौला को हराया था। उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो इस बैटल के बाद उनको दीवानी राइट मिलते हैं बंगाल, बिहार और ओडिशा, इन 3 प्रांत से। इस दीवानी राइट्स में उनको दीवानी राइट्स मतलब सिविल राइट्स और रिवेन्यू राइट्स, इस राइट से वो अब इन 3 प्रांत से वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, और सिविल डिस्प्यूट जो है वो भी लोगों के सेटल कर सकते थे। तो और ये जो दीवानी राइट्स है उनको मुगल एम्पेरर शाह आलम सेकंड उनके पास से मिले थे। अब उनको ये दीवानी राइट मिलने के बाद ये अब सिर्फ ट्रेडिंग बॉडी नहीं रहती, तो एक टेरिटोरियल पावर बन जाती है 1765 में। अब 1765 के बाद वो अब धीरे धीरे अपना पावर बढ़ाते जाते हैं, अपना जो टेरिटरी है वो अब बढ़ाते जाते हैं। लेकिन उनके खिलाफ अब लोग जो है ना, उनकी नाराजगी बढ़ जाती है, और वो अब उनके खिलाफ रिबेल करते हैं। तो 1857 में क्या हुआ, उनके खिलाफ बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है लोगों के द्वारा, और उस रिवॉल्ट को सेपोई म्यूटिनी भी कहेंगे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर है वही उनके खिलाफ रिवॉल्ट करते हैं। उस रिवॉल्ट के बाद फिर क्या होता है, जो ब्रिटिश क्राउन है वो अब इंडिया में जो गवर्नेंस है, पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, उनके पास से अब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ब्रिटिश क्राउन। अब इसके बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब यहाँ पे गवर्नेंस नहीं करेगी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन के पास आती है। कब आती है वो 1858 में। तो उसके बाद अब ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू होता है, और वो चलता है 15 अगस्त 1947 तक, जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है। तो ये जो रूल है ब्रिटिश रूल, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। यहाँ से लेके 1580 तक इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपनी रूल कहेंगे, और 1858 से यहाँ तक 1947 तक ये जो है एक ब्रिटिश क्राउन का एक क्राउन रूल कहेंगे। तो जब 15 अगस्त 1947 से पहले ही ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिलेगा तो इंडिया को रूल गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है, और उनका अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का फंक्शन शुरू होता है। 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, लेकिन वो 26 जनवरी 1950 में कम्स इन फोर्स में आ जाता है, वहाँ से उसको लागू किया जाता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से ऐसे फीचर है
कि जिसके रूल्स ब्रिटिश रूल में आते हैं। तो ब्रिटिश रूल में जो इवेंट हुए थे, तो उस इवेंट ने जो ब्रिटिश इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लीगल फ्रेमवर्क दिया था। तो इस इवेंट ने इनका जो ब्रिटिश इंडिया है उनका ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्ट करता है इस इवेंट से। और वो इवेंट सिर्फ इनको ही इफेक्ट नहीं करते, तो वो जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है उसके ऊपर भी उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए हमें इस इवेंट को भी देखना पड़ेगा। और इस इवेंट को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। तो फर्स्ट जो है वो कंपनी रूल और सेकंड जो है क्राउन रूल। इस कंपनी रूल में कौन से एक्ट आते हैं और क्राउन रूल में कौन से एक्ट आते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता जाता है वो हम देखेंगे। अब ब्रिटिश जो कंपनी रूल है वो 1773 से लेके 1858 तक है। और ये जो दो रूल है ये किस तरह से है वो हमने पिछले स्लाइड में देखा है। लेकिन उसमें दे दिया है कि जो कंपनी है वो टेरिटोरियल पावर 1765 में बन जाती है। लेकिन जो ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है उनको रिकॉग्नाइजेशन 1773 में देता है, इसलिए कंपनी रूल 1773 से पकड़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कंपनी रूल जो है और जो क्राउन रूल है। अब हम जो है वो जो इस चैप्टर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे उसको। तो शुरू करते हैं कंपनी रूल। तो उसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1765 में टेरिटोरियल पावर बन जाती है, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंडिया में अफेयर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेके आती है। इसका बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट है। तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके थ्री रीज़न है। तो फर्स्ट जो है ये वही एक्ट है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स है इंडिया में उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का फर्स्ट स्टेप इस एक्ट से लिया था। और दूसरी बात क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है उसको रिकॉग्नाइज किया था। और तीसरा रीजन है ये वही एक्ट है कि इन्होंने इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन बनाया था, क्योंकि इस एक्ट के बाद अब इंडिया में सेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। तो अब इस एक्ट के हम फीचर देखेंगे। इस एक्ट का फर्स्ट फीचर है, इस एक्ट के पहले जो बंगाल है, बंगाल के सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल थे, और इस एक्ट ने अब गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर की एक बॉडी बना दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनको असिस्ट करने के लिए, उनके वर्किंग में असिस्ट करने के लिए। और वॉरेन हेस्टिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो इस एक्ट का ये फर्स्ट फीचर है। अब इसका सेकंड फीचर देखेंगे। इस एक्ट से पहले जो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, ये तीनों जो प्रोविंसेस है वो इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। लेकिन इस एक्ट ने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनसे सबऑर्डिनेट किया। अब ये जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट रहेंगे। तो ये एक तरह से एक सेंट्रलाइजेशन ही कह सकते हैं इसको। अब इसका हम देखेंगे थर्ड फीचर क्या है। तो इस एक्ट ने क्या किया था, इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था सुप्रीम कोर्ट होगा। और फिर 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। और उस सुप्रीम कोर्ट को अब 1 चीफ जस्टिस रहेगा और 3 अदर जजेस रहेंगे। नेक्स्ट इसका फीचर देखेंगे। इस एक्ट से पहले कंपनी के जो सर्वेंट थे वो कंपनी के लिए भी काम करते थे और अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। तो इस एक्ट ने कंपनी के जो सर्वेंट है उनको अब प्रोहिबिट किया कि वो अब प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ कंपनी के लिए काम कर सकते हैं।
और दूसरी जो बात है, जो कंपनी के सर्वेंट है वो यहाँ के नेटिव से ब्राइब्स और प्रेजेंट एक्सेप्ट करते थे, लेकिन इस एक्ट ने वो भी अब प्रोहिबिट किया था। अब इसका नेक्स्ट फीचर देखेंगे। इस एक्ट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अफेयर को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक न्यू बॉडी बनाई थी, जो कि गवर्नमेंट बॉडी ऑफ कंपनी थी, और उनको अपॉइंटमेंट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उनका और एक फंक्शन रहेगा कि वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो इंडिया में जो सिविल और रिवेन्यू और मिलिट्री अफेयर जो है उनका भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, उनको अपॉइंटमेंट भी ये करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो रिवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स जो है इंडिया में उनका भी वो रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ये कंट्रोल करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो डिफेक्ट्स थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था। तो इसके हम फीचर देखेंगे। इसका फर्स्ट फीचर है, इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है वो अगर कुछ ऑफिशियल कैपेसिटी में ऐड करते हैं तो वो अब एग्जेम्प्टेड रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन इनके ऊपर नहीं चलेगा, ऐसा प्रोविजन दिया था। और दूसरी बात, जो कंपनी के बाकी के भी जो सर्वेंट है, अगर वो उन्होंने कुछ उनकी भी कुछ ऑफिशियल एक्शन रहेगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से एग्जेम्प्टेड रहेगी। तो इस एक फर्स्ट प्रोविजन था इसका। अब इसका सेकंड प्रोविजन ये है कि अगर रिवेन्यू कलेक्शन करते टाइम अगर कोई मैटर अराइजेस होते हैं तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है उससे एक्सक्लूडेड रहेंगे। ये इसका सेकंड प्रोविजन था। इसका अब थर्ड प्रोविजन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन अब वाड़ा के जो कलकत्ता के पूरे जो इनहैबिटेंट्स है उनके ऊपर अब ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएंगे। और ये प्रोवाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करना है उनके पर्सनल लॉ से। इसका मतलब अब जो हिंदू है वो हिंदू लॉ से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। जो हिंदू है उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हिंदू लॉ के तहत, और जो मुस्लिम है उनको उनका पर्सनल लॉ मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। इस तरह से इसमें प्रोविजन दिया था। अब इसका फोर्थ प्रोविजन है, इसमें दे दिया था कि अगर प्रोविंशियल कोर्ट से अपील करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपील नहीं करना पड़ेगा, तो प्रोविंशियल कोर्ट से अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल को करना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने प्रोविजन दिया था। और इसका जो अब इसका फिफ्थ फीचर देखेंगे। अब उन्होंने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को इम्पावर किया कि वो अब प्रोविंशियल कोर्ट और प्रोविंशियल काउंसिल के जो रेगुलेशन है उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो इस एक्ट ने एक तरह से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बहुत ज़्यादा इम्पावर किया था, क्योंकि वो अब इन दोनों को भी जो रेगुलेशन है वो फ्रेम कर सकते हैं, और प्रोविंशियल कोर्ट का भी अपील्स अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को करना पड़ेगा। इस तरह से इसमें प्रोविजन दिए थे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसका हम फर्स्ट फीचर देखेंगे। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फंक्शन है उसको डिवाइड किया था कमर्शियल फंक्शंस और पॉलिटिकल फंक्शन में। तो कमर्शियल फंक्शन मतलब कंपनी के जो ट्रेडिंग रिलेटेड फंक्शन है, ट्रेड के फंक्शन, उसको कमर्शियल फंक्शन बोलेंगे। और दूसरे जो है पॉलिटिकल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके मिलिट्री या फिर रिवेन्यू, इस टाइप के फंक्शन, ये जो है पॉलिटिकल फंक्शन है, उसको इस एक्ट ने डिफ्रेंशिएट किया था, सेपरेट किया था। और इससे पहले जो कंपनी को रेगुलेट करने की जो बॉडी थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ने बनाई थी। तो इस एक्ट ने उनको अब अलाउ किया कि वो सिर्फ अब कमर्शियल फंक्शन देखेंगे। तो और जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको देखने के लिए इस एक्ट ने एक न्यू बॉडी बनाई थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो एक्ट है इसमें डबल सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट का प्रोविजन दिया था, मतलब कमर्शियल अफेयर के लिए अलग और पॉलिटिकल अफेयर के लिए अलग बॉडी रहेंगी।
तो इस तरह से एक सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट उसको कह सकते हैं। अब हम देखेंगे इस एक्ट का थर्ड फीचर। इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि न्यू बॉडी बनाई है उसको इम्पावर किया कि वो अब जो यहाँ के जो सिविल और मिलिट्री ऑपरेशन है गवर्नमेंट के और जो रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज और डायरेक्ट करेंगे। इस तरह से एक प्रोविजन दिया था इन्होंने इस एक्ट में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावरमेंट किया था। तो ये जो एक्ट है दो वजह से बहुत ज़्यादा इसके सिग्निफिकेंट बढ़ जाते हैं। तो इस एक्ट में फर्स्ट टाइम कहा था जो कंपनी की टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ऐसा इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम कहा था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो है इन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कंट्रोल होगा कंपनी के इंडिया के जो अफेयर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन इंडिया, उसमें वो सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा। तो इसलिए एक जो एक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आते हैं, लेकिन उन्होंने इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले दो डिमांड रखे थे। तो उसमें फर्स्ट डिमांड थी उनके पास ओवर राइडिंग पावर होगी, ओवर राइडिंग पावर होगी इनके ऊपर, जो इनकी काउंसिल है गवर्नर जनरल की, उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया तो उनके ऊपर ओवर राइड कर सकते हैं, ये उनके पास पावर होनी चाहिए। इस तरह से इसमें प्रोविजन दिया था। और दूसरा इन्होंने डिमांड रखी थी कि वो वही जो है कमांडर इन चीफ रहेंगे, तो एक डिमांड उन्होंने रखी थी। तो इस दोनों भी डिमांड को दोनों भी प्रोविजन को एक्सेप्ट कर दिया और एक्ट ऑफ 1786 को इनएक्ट किया था। तो इसके दो ही फीचर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1773। अब इसके बाद अब चार्टर एक्ट आ रहे हैं। तो इसके पहले जो थे एक रेगुलेटिंग एक्ट थे, ये जो है अब चार्टर एक्ट आ गया है। अब हम देखेंगे इसका जो फर्स्ट फीचर है, तो इसके पहले जो एक्ट था उस एक्ट में जो इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो ओवर राइडिंग पावर दी थी उनके काउंसिल के डिसीजन के ऊपर, तो वो अब सिर्फ उनको ही नहीं रहेगी, तो अब आगे आने वाले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको भी अब वो पावर एक्सटेंड कर दी गई। और वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही नहीं, तो बाकी के जो प्रोविंस है, प्रोविंशियल के जो गवर्नर है उनको भी वो अब आने वाले जो फ्यूचर गवर्नर हो गए उनको भी अब वो पावर रहेंगी, वो भी उनको भी अब ओवर राइडिंग पावर रहेगी उनके काउंसिल के डिसीजन के ऊपर। अब सेकंड जो है, सेकंड इसका फीचर देखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको बहुत और पावर दे दी गई थी, मोर पावर दे गई थी और कंट्रोल उनको इनके ऊपर जो उनकी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी है बॉम्बे और मद्रास, इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत और ज़्यादा पावर दे दी थी इस एक्ट ने। इस एक्ट का अब थर्ड फीचर देखेंगे, इस एक्ट ने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली और 20 ईयर से बढ़ा दी गई। ट्रेड मोनोपोली मतलब वही सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे व्यापार करेगी, ब्रिटिश के दूसरे व्यापारी यहाँ पे व्यापार नहीं करेंगे, तो वो मोनोपोली 20 ईयर से बढ़ा दी। अब इसका फोर्थ फीचर है जो कमांडर इन चीफ रहेगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं रहेगा। अगर उनको जब तक ऊपर से कोई ऐसा ऑर्डर मतलब ऐसा कोई एक्ट नहीं आता है तब तक तो एक कमांडर इन चीफ है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर नहीं रहेगा। क्योंकि इसके पहले जो एक्ट है उन्होंने उस एक्ट में जो गवर्नर जनरल है उन्होंने कहा था कि वही कमांडर इन चीफ रहेंगे, तो वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर नहीं रहेंगे जब तक ऊपर से कोई ऐसा नया एक्ट नहीं आता है कि एक कमांडर इन चीफ इस काउंसिल के मेंबर हो गए, तो तब तक तो नहीं रहेंगे। इस तरह से इन्होंने इस एक्ट में प्रोविजन दिया था। अब इसका फिफ्थ फीचर देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो न्यू बॉडी बनाई थी पॉलिटिकल अफेयर के लिए, तो अब उनके और उनका जो स्टाफ है उनको उनके जो सैलरी और बाकी के अलाउंस है वो अब इंडियन रेवेन्यू से पेड किए जाएंगे। इस तरह से प्रोविजन दिया था इस एक्ट में। अब हम नेक्स्ट एक्ट देखेंगे, चार्टर एक्ट 1833।
चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक फाइनल स्टेप है टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद इंडिया में सेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे शुरू होता है और यहाँ तक आके एक क्लाइमैक्स है सेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि इसके बाद अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो इसके अब हम फ्यूचर देखेंगे। तो ये जो एक्ट है बहुत ज़्यादा इस एक्ट में सेंट्रलाइजेशन हुआ था। तो इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं और उनके पास अब पूरी सिविल ऑल मिलिट्री पावर आ जाती है। और उसमें जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। इस एक्ट में फर्स्ट टाइम ऐसा कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसके एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, तो उनकी पावर जो है, अब उनकी अथॉरिटी एंटायर टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऊपर चलेगी। इस तरह से इन्होंने इस एक्ट में प्रोविजन दिया था। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है पूरे एंटायर टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया के ऊपर चलेगी। इस तरह से फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन किया था। अब हम देखेंगे इसका सेकंड फीचर। इस एक्ट से पहले गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, लेकिन इस एक्ट ने इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पूरी तरह से इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक्सक्लूसिवली दे दी। मतलब अब इनके पास कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहेगी, तो वो सब पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास होगी। इस तरह से इस एक्ट में प्रोविजन दिया था। तो इस एक्ट में ये बताया था कि इसके पहले जो भी कुछ एक्ट आए थे वो रेगुलेशन थे और इसके बाद जो भी एक्ट आएंगे वो सही तरह से एक्ट हो गए। अब हम देखेंगे इसका थर्ड फीचर क्या है। इस एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों भी फंक्शन करती थी। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी फंक्शन करती थी और कमर्शियल भी फंक्शन करती थी। कमर्शियल मतलब अपने ट्रेडिंग के फंक्शन भी करती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद वो अब जो कमर्शियल बॉडी थी वो अब कमर्शियल फंक्शन नहीं करेगी। वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेंगी, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करेगी। और इस एक्ट में प्रोवाइड किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी की टेरिटरी है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगी इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर। तो इस मैजेस्टी के ट्रस्ट सिर्फ एक ट्रस्टी बन के इंडिया की टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। इस तरह से इन्होंने प्रोविजन दिया था इसमें। और इसका फोर्थ प्रोविजन है इस एक्ट में ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। ये जो प्रोविजन है इसको इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट किया था। इसका मतलब अब जो सिविल सर्वेंट हो गए वो सबके लिए वो एग्जाम सबके लिए ओपन हो गए। इंडियंस भी उसमें अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज किया था। तो इसीलिए प्रोविजन को लागू नहीं किया गया, उसको निगेट किया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो एक्ट है वो चार्टर एक्ट सीरीज जो शुरू होती है 1793 से लेके तो 1853 तक, तो ये लास्ट एक्ट चार्टर एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है। तो इस एक्ट ये जो एक्ट है उसके सिग्निफिकेंट ये जो एक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। तो क्यों है और इसके हम देखेंगे। इसका जो फर्स्ट फीचर है, इस एक्ट से पहले गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वो दोनों भी काम करती थी, एग्जीक्यूटिव भी काम करती थी और लेजिस्लेटिव भी काम करती थी। लेकिन इस एक्ट के बाद उन गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसको सेपरेट कर दिया एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक न्यू बॉडी बनाई 6 मेंबर की और उसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहेंगे और वो एक मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। और उसका जो प्रोसीजर होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसी की तरह ही उसका प्रोसेस होगा। इस तरह से उसमें प्रोविजन दिया था। और इस एक्ट ने फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटर फंक्शन है, जो गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है उसको जो है एक फर्स्ट टाइम
स्पेशल फंक्शन है, इस तरह से ट्रीट किया था। और उसके लिए कुछ स्पेशल मशीनरी रहेगी और कुछ प्रोसेस रहेगा। इस तरह से उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रीट किया था लेजिस्लेचर को। अब इसका सेकंड फीचर देखेंगे। अब इस एक्ट में भी ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एक प्रोविजन दिया था। जो सिविल सर्विस है वो अब ओपन होगी सभी के लिए, इंडियंस के लिए भी। और इसके लिए मैकेले कमिटी, द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस 1854 को बनाया था। और जो इसके पहला जो एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833, उसमें भी अटेम्प्ट किया था ये प्रोविजन को इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। लेकिन इस एक्ट के बाद अब वो लागू किया गया। लेकिन इस एक्ट ने वो जो प्रोविजन है इसको लागू किया गया था। अब इसका थर्ड फीचर देखेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसमें ये प्रोविजन दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो एक्सटेंड कर दिया गया। वो अब एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी इंडिया में ऑन ट्रस्ट फॉर ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन की वो ट्रस्टी बन के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। और वो सब बना दिया, लेकिन उनको बनाते टाइम जो टाइम पीरियड उसको मेंशन नहीं किया था। तो ये जो एक्ट है एक क्लियर इंडिकेशन था कि जो कंपनी का रूल है इंडिया में उसको कभी भी पार्लियामेंट उसको टर्मिनेट कर सकती है जब उनको चाहे, जब उनको पार्लियामेंट जब वो चाहे कभी भी वो कंपनी का रूल जो है टर्मिनेट कर सकती है। अब इसका नेक्स्ट प्रोविजन देखेंगे। इस एक्ट में जो है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कि इस एक्ट में बनाई थी 6 मेंबर की। तो उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। जो 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अब 4 मेंबर जो है वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा इन प्रोविंस से आएंगे और उनको अपॉइंटमेंट करेंगे उनकी लोकल गवर्नमेंट। इस तरह से ए प्रोविजन दिया था। तो हमने जो ये जो एक्ट देखे ये सब कुछ एक्ट कंपनी रूल में आए थे। और इसके बाद जो भी एक्ट आएंगे वो ब्रिटिश क्राउन उनके रूल में आए थे। तो ये जो एक्ट हमने देखे इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसको इसको सेट किया। इसके ऊपर ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं।